हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ज़्यादातर पब्लिक फाइनेंस में ये क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको ये चैप्टर है तो लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। आपको बस बैठ के पढ़ना है इसको और इसको नोट करना है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वजह है जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा है कई कंट्रीज़ में, ठीक है। अ ट्रेमेंडस राइज in public expenditure has taken place in almost all countries of the world due to following reasons. Following reasons की वजह से हर एक कंट्री में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन कौन सी वजह है? सबसे पहली वजह है वैगनर्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फेमस जर्मन इकोनॉमिस्ट वैगनर, मेजर रीजन ऑफ द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ascribed mainly टू द इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो वैगनर लॉ है वो वैगनर ने दिया है, जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट है। वो ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो लगातार अपना खर्चा इसलिए बढ़ाती जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के फंक्शंस जो कामकाज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा कामकाज बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। किसका कामकाज? गवर्नमेंट का कामकाज। देयर हैज बीन बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव इंक्रीज इन द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट के एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हैं, दोनों के दोनों फंक्शंस बढ़ रहे हैं। अब ये क्या होता है? एक्सटेंसिव इंक्रीज implies that government has to perform several new functions of various types. एक्सटेंसिव फंक्शन में वो फंक्शन आ जाते हैं जो सरकार नए नए काम करने शुरू कर रही है। ऑन द अदर हैंड intensive increase implies that even conventional functions have to be performed more efficiently and on larger scale. जो सरकार नए नए काम कर रही है वो तो एक्सटेंसिव इंक्रीज इन फंक्शंस आ गया। इंटेंसिव इंक्रीज का मतलब यहाँ पे जो काम सरकार पहले से कर रही थी, रोड्स बनाने का, डैम बनाने का, उसको भी काफ़ी गहराई से एफिशिएंटली करना पड़ता है ताकि देश की तरक्की हो। तो सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट के काम बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है वाइजमैन पिकॉक्स लॉ। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वाइजमैन एंड पिकॉक, ये बंदों के नाम है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स टेंड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ओवर टाइम। वो कहते हैं जो सरकारी खर्चा है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता भी रहता है और गिरता भी रहता है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एट्रीब्यूटेड टू सडन डिस्टर्बेंसेज इन द इकोनॉमी। और अगर मतलब इकोनॉमी में कोई भी सडन डिस्टर्बेंस आती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। Owing to social and political disturbances, the government expenditure exceeds the revenue collected through taxes. कभी कभी सोशल डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा करना पड़ जाता है आमदनी से। वो कौन कहता था? वाइजमैन पिकॉक। इन दिस वे एक्सपेंडिचर गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लेवल। इसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो अपने लेवल से कई गुना बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस आ गई है। इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसके अंडर सरकार ज़्यादा खर्चा कर लेती है क्योंकि डिस्टर्बेंस फैली है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अब ड्यू टू दिस इफेक्ट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बियर ग्रेटर बर्डन ऑफ टैक्सेशन। तो जब जब सरकार का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और सरकार की आमदनी कम रह जाती है तब सरकार क्या करती है? वो खर्चा निकालने के लिए या तो कर्जा लेगी या टैक्स बढ़ाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट है टैक्स वाला, ठीक है, कि टैक्स का बर्डन आम इंसान पे पड़ता है क्योंकि जब भी सरकार खर्चा करेगी तो आम इंसान की जेब में से ही टैक्स निकलेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। आपको पता है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खर्चा तो ज़्यादा करना पड़ेगा और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, पूरे वर्ल्ड में ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। राइजिंग पॉपुलेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड सिविक एमिनिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड लाइक। तो मतलब जब भी सरकार ज़्यादा खर्चा करती है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलने पड़ते हैं, ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, तो सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सप्लेनिंग द राइज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर द टाइम। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार का काफ़ी खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए सरकार को भी खर्चा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये तो आपको पता है आजकल वेलफेयर स्टेट का ज़माना है, तो जितनी ज़्यादा वेलफेयर स्टेट्स होंगी उतने ज़्यादा वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करेंगी और जितने ज़्यादा वेलफेयर फंक्शंस होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा गवर्नमेंट का। एवरी गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अटेम्प्ट्स टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज़्यादा खर्चा करे और एक वेलफेयर स्टेट बने। In such states, the government does not merely have to maintain law and order, but also have to arrange various types of social facilities
तो सरकार को ज़रूरी नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना है, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ कई फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ती हैं विच हैव रिजल्टेड इन अ ग्रेट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और उन फैसिलिटीज़ की वजह से सरकारी खर्च पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. अ वेलफेयर स्टेट हैज़ टू स्पेंड a lot on collective goods like parks, bridges, roads, free education, free medical facilities, etc. etc. तो जो भी वेलफेयर स्टेट्स होती हैं उनको वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं अपने सिटीजन्स को, लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करना, पार्क प्रोवाइड करना, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस एंड काफ़ी ज़्यादा फ्री बीज वगैरह देने पड़ते हैं. इस वजह से सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटीज़. Almost all the countries of the world have started to provide to the workers and other residents social securities. तकरीबन हर एक कंट्री, डेवलप कंट्रीज़ तो सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती ही करती हैं, मगर आजकल तकरीबन हर एक कंट्रीज़ ने अपने जो वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ देनी शुरू कर दी हैं, लाइक सोशल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड स्कीम और कंपनसेशन फॉर इंजरी, कोई काम करते हुए इंजरी होगी उसके पैसे, पेंशन्स वगैरह देनी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देनी या मैटरनिटी बेनिफिट्स देने. दिस टू हैज़ कॉज्ड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट जब अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को इतनी सारी फैसिलिटीज़ देगी, सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह देगी, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल देनी चाहिए. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइज इन द प्राइस लेवल. जब भी प्राइजेस बढ़ते हैं तो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी तो महंगे हो जाएंगे ना, जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ेंगे. ठीक है ना. इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो कॉज्ड राइज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर. जब भी इन्फ्लेशन होती है उसकी वजह से भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है. owing to price rise, the government has had to pay more dearness allowance to its employees besides revising their salaries periodically. एक तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, महंगाई हो जाती है तो जो भी अपने वर्कर्स हैं, जो भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डियरनेस अलाउंस देने पड़ते हैं. ठीक है ना. तो पीरियडिकली उनकी तनख्वाहें भी रिवाइज करनी पड़ती हैं, नहीं तो वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे, मुजाहरा करेंगे, स्ट्राइक करेंगे. द एक्सपेंडिचर ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो गॉन अप. तो सरकार को दो तरीके से नुकसान होता है महंगाई का. एक तो सरकार के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी महंगे हो जाते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है. दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, तो इससे भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है. नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नेशनलाइजेशन. Extension of public sector had constantly been taking place in various countries for some time now. इसमें ये बताया कि लगातार सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए नए डिपार्टमेंट लगातार आते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है. स्पेशली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक टेलीग्राफ, रेलवेज, रोड्स एंड रेडियोज एट्सेट्रा. तो सरकार को जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, नई नई चीज़ें, जो नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, लाइक टेलीग्राफ्स, रेलवेज, रोड्स, रेडियो वगैरह. ये सारी चीज़ें अगर सरकार प्रोवाइड कराएगी तो सरकार का खर्चा तो होगा ही होगा. अपार्ट फ्रॉम इट, कीपिंग इन व्यू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सेवरल बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, केमिकल, रेलवेज, एविएशन एट्सेट्रा हैव हैड बीन नेशनलाइज्ड. तो कई कंट्रीज़ में ये जो सारी कंपनीज़ हैं, केमिकल्स, रेलवेज़, एविएशन, वो सारी नेशनलाइज कर दी गई, गवर्नमेंट के अंडर कर दी गई, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनको मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा आता है. मगर आजकल तो प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इरेलीवेंट है, क्योंकि सोशलाइजेशन या सोशलिज्म के बारे में ये फोकस करता है. एज अ रिजल्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. अगर किसी भी कंट्री में कई चीज़ें नेशनलाइज हो जाएंगी, तो नेशनलाइज होना मतलब सरकार उनको कब्जे में कर लेती है और प्राइवेट सेक्टर का जितना पैसा बनता है उनको दे के कह देती है अब ये मेरा है, चलो भाई तुम साइड हो जाओ. तो जब भी सरकार नए नए डिपार्टमेंट खोलती है, एग्जिस्टिंग को नेशनलाइज करती है, तो सरकार के खर्चे अपने आप ही बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट एंड हेल्प टू प्राइवेट सेक्टर. द गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज एंड फाइनेंशियली असिस्ट द प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को भी तो एनकरेज करना है ना, और उसको असिस्ट, हेल्प वगैरह भी करनी है सब्सिडी देके. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ हेल्प टू खादी इंडस्ट्रीज़, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट वगैरह करती है सरकार. तो ये जो एग्रीकल्चर के स्पेलिंग है ये मेरे उल्ट पुल्ट हो गए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर को भी सब्सिडी वगैरह देती है. ठीक है, तो उस पर भी सरकार का पैसा खर्च हो जाता है. दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो जब भी सरकार प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए सब्सिडी देगी, उसमें भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है. नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट.
तो जब भी सरकार प्लान करती है, प्लानिंग के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट खोला हुआ है, जैसे इंडिया में नीति आयोग है, कहीं और जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है प्लानिंग अथॉरिटीज़, वो भी प्लान करती हैं। प्लान करने में भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। इन द मॉडर्न एज इट हैज़ बीन नेचुरल टू इनिशिएट प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो मॉडर्न एज में क्या होता है, प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया जाता है, मतलब आगे लाया जाता है, लिंक्ड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री। हर एक कंट्री क्या करती है, प्लान करके अपने कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करती है, अपने कंट्री के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाती है प्लानिंग से। In order to achieve this objective, government of all developing countries have launched economic planning. तो अब सारे के सारे कंट्रीज़ में आजकल एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताता रहता है कि आने वाले 3 सालों में ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये प्रोजेक्ट लगा लो, वो प्रोजेक्ट लगा लो। इसलिए गवर्नमेंट को प्लानिंग डिपार्टमेंट भी खोलना पड़ता है, और जितने भी जो देश की तरक्की के काम है वो प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके करने पड़ते हैं। दीज प्लान्स हैव रिजल्टेड इन लॉट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जब भी ये प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले कोई प्लान बनाते हैं, जैसे इंडिया में नीति आयोग है, ये प्लान बनाती है, तो उसमें भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड लार्ज फंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अचीव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट को इनके प्लान के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। खर्चा किस पे करना पड़ता है, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, R&D पे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सरकार का खर्चा लगातार इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिफेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो डिफेंस हैज़ बीन ईटिंग अ बिग चंक ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। In order to prevent war, the easiest acknowledged way is to make oneself strong. अगर हमने किसी कंट्री से वॉर को अवॉइड करना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी जो आर्मी है उसको इतना स्ट्रांग बना दो कि दूसरा खुद ही पंगा ना ले, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट हैज़ बीन इंडल्जिंग इन incurring huge expenditure on acquiring and manufacturing arms and ammunition of sophisticated nature. इस सर्कमस्टांसेस में कि अगर आपने मतलब वॉर को अवॉइड करना है तो अपनी जो आर्मी है, जो अपना डिफेंस है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। इस चक्कर में हर एक कंट्री लगा हुआ है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदने या बनाने, या फिर उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने। तो इस चक्कर में सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Over time, standard of living of the masses has generally tended to rise. Over the period of time, पिछले 10-15 सालों में जो standard of living है वो लोगों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। As a result, expectations of the people from government has also increased, and government has been forced to make more expenditure than ever before on public welfare. लोगों के पिछले 10-20 सालों में जो रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो काफ़ी बढ़ गया है। अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और सरकार को उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी तो अगली बार चेंज कर देंगे, किसी और पार्टी के लिए आएंगे। इस डर के मारे सरकार मोबाइल भी बांटती है इंडिया में गरीबों को, कुछ तो लैपटॉप बांट रहे हैं, कुछ साइकिल बांट रहे हैं। तो ऐसे गरीबों को लालच दे दे के बहुत खर्चा कर रहे हैं सरकार का। नेक्स्ट, civil administration. Government has employed a large number of civil officials and servants to deal with its administration. सरकार ने इतने ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए अपनी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर, क्योंकि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है और अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है। इसके चक्कर में गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स एंड सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनको एम्प्लॉय करना पड़ता है। इट इंक्रीजेज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसकी वजह से सरकार को उनको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, जिसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वजह से भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। कैसे? फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस like WHO, World Health Organization, ILO, International Labour Organization, United Nations Organization, etc. too are responsible for increasing the expenditure of various governments. कैसे? Also, it is incumbent of governments to have their embassies in the foreign countries to maintain diplomatic relations. ये एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि फ़लाँ हेल्थ के लिए अच्छी करो,
वो किसी भी कंट्री में जाती हैं और वहाँ देखती हैं अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट को वो करना पड़ता है, तो उस पर खर्चा हो जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मिनिमम इतनी तनख्वाह दो, ऐसे करो वैसे करो, उसमें भी जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको उतनी तनख्वाहें थोड़ी बहुत प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, उसमें भी खर्चा हो जाता है। यूनाइटेड नेशन जैसे हर जगह जाता है और कहता है कि भाई ये फलां प्रोजेक्ट लगाओ ना लगाओ, जैसे जैसे होगा उसके ऊपर भी सरकार का खर्चा हो जाता है। जैसे ये इंटरनेशनल लेवल की बातें चल रही हैं तो हर एक कंट्री को किसी और कंट्री में एम्बेसी बनानी पड़ती है या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए एम्बेसी खोलनी पड़ती है, उसके ऊपर भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। After World War II, all newly independent countries have adopted democracy as their way of life. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन सारी कंट्रीज़ ने, अब सारी कंट्रीज़ ने इसमें आ जाती, वो नॉर्थ अमेरिका वाला नहीं आता जो किम जोंग है, और वो ये जो अरब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी अभी वही चल रहा है ना, राजे महाराजे, ठीक है ना। इनको छोड़ के हर एक कंट्रीज़ ने ज़्यादातर डेमोक्रेसी जो है वो अपना एक नॉर्मल एक क्राइटेरिया रख लिया हुआ है। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन, इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। All democratic institutions require periodic election in the parliament, state assemblies, local institutions, पंचायत etc. तो जितने भी democratic institutions हैं वहाँ टाइम टू टाइम क्या होता है, इलेक्शन। होल्डिंग ऑफ दीज स्टेचुटरी एंड बाय इलेक्शंस इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो ये इलेक्शंस करवाने भी तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, तो इलेक्शन कराना भी कोई सस्ता काम नहीं है। ऑब्लाइजिंग द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो ये टाइम टू टाइम जो इलेक्शन करवाना है ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, ये भी कोई सस्ता सौदा नहीं है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है। तो डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो टाइम टू टाइम इलेक्शन करने हैं, जिसके ऊपर काफ़ी खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग विलेजेस से निकल के शहरों में सेटल होते हैं। द एक्सटेंट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो अर्बनाइजेशन है वो तो बढ़ ही रही थी, मगर जो उसकी स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब लोगों ने विलेजेस से निकल के शहरों में आने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एज सच द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़। तो जो अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को अर्बन एरियाज़ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि मेंटेन करना है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। ओइंग टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ lot on the means of transport, buildings, electricity, supply, educational institutions, hospitals and other facilities. तो जैसे ये अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से फैल रही है उसके पीछे सरकार को उन शहरी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब आपको पता है जो शहर बनाए हुए थे वो तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख के लिए बनाए थे, उसमें 50-50 लाख लोग आगे रहने के लिए, तो सरकार को तो ज़्यादा खर्चा करना ही पड़ेगा ना, इतना भीड़ भड़ाका हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। In India, 75% of the population lives in 75% of country's population lives in more than 5 lakh villages. तो बेसिकली बताया हुआ है कि जो 75% जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर जो हमारे 5 लाख विलेजेस हैं उनमें रहती है। टू रिमूव पॉवर्टी, ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड डिजीज़, government has to launch various programs या variety of developmental programs involving huge expenditure. तो अगर villages में से poverty निकालनी है, unemployment निकालनी है, open unemployment as well as disguised unemployment, illiteracy को ख़त्म करना है, बीमारियों को ख़त्म करना है, गवर्नमेंट को बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट था सरकार का काफ़ी खर्चा होने के पीछे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।